हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला प्रश्न देखें। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नवीकरण योग्य या बी प्रवाह या जैव या अनवीकरण योग्य। उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बताने की कोशिश करें भाई। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? चलिए हम बताते हैं। लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है। अनवीकरण योग्य संसाधन है। आपका प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 2, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो ये देखिए भाई, पुनः पूरित योग या अजैव या मानवीकृत या अचक्रीय। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? आपको इसका उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2 का हम उत्तर बताते हैं आपको। ये पुनः पूरित योग संसाधन नहीं है। आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती है या अधिक सिंचाई है या वनोन्मूलन है या अति पशुचारण है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो हम बताते हैं आपको, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अधिक सिंचाई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार सोपानी एक ही बात हुई भाई, इसलिए दोनों लिख दिया हूं। कहीं पे सीढ़ीदार पूछ लिया जाएगा, कहीं पे सोपानी पूछ लिया जाएगा, तो आप दोनों शब्द समझते रहिए। सीढ़ीदार को ही सोपानी या सोपानी को ही सीढ़ीदार कहते हैं। तो निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब में की जाती है या उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या उत्तराखंड में? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में की जाती है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? संसाधनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? ये आधार 3 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं या 6। तो संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। जो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता है उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दें। एजेंडा 21 कहते हैं या सतत पोषणीय विकास कहते हैं या सतत अपोषणीय विकास कहते हैं या संसाधन नियोजन कहते हैं? उत्तर भाई देते रहें और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करते रहें ताकि लोग सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रश्न डालते रहें जो आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में आने हैं।
तो चलिए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दें। जो विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किया जाता है तो उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है भाई, सतत पोषणीय विकास। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ए जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, या राजस्थान, या महाराष्ट्र, या झारखंड। आपको बताना है काली मृदा, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं, काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। पर आपको ध्यान रहे, अगर यदि ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं होगा तब आप किसे लगाएंगे? गुजरात को। दूसरे नंबर पे गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ऑप्शन में होगा तो महाराष्ट्र पे लगाना है। महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं होगा, गुजरात ऑप्शन में होगा तो गुजरात पर लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके वह कहलाता है। प्रश्न देखिए भाई, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके वो कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करने का प्रयास करें तो वो क्या कहलाएगा? संसाधन विकास, या संसाधन संरक्षण, या संसाधन चरण, या संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन के द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। संसाधन नियोजन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करने का प्रयास करें। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना क्या कहलाता है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दें। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें तो भूमि निम्नीकरण, या मृदा अपरदन, या भू संरक्षण, या मृदा संसाधन। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि योग्य न रह पाना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दे भाई। चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपको हम बताते हैं, यह है भूमि निम्नीकरण। आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, भूमि निम्नीकरण। चलिए अगले उत्तर पे आ जाइए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 10, वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और उसे खाली छोड़ दिया जाता है वह कहलाती है। चलिए भाई प्रश्न नंबर 10 देखें। वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और उसे खाली छोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाती है? तो वो भाई बंजर भूमि कहलाएगी, या परती भूमि, या उर्वर भूमि, या सघन भूमि। तो वह भूखंड परती भूमि कही जाएगी भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाइए। बांगर क्या है? बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा, या नई जलोढ़ मृदा, या ऊसर मृदा, या दोमट मृदा। बांगर उत्तर देने का प्रयास करें भाई कि बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा, नई जलोढ़ मृदा, ऊसर मृदा, या दोमट मृदा।
प्रश्न नंबर 11 का उत्तर करें तो बांगर है पुरानी जलोढ़ मृदा। आपका ऑप्शन ए सही होगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। चलिए इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन आ रहा सामने। खादर क्या है? खादर क्या है? ऊसर मृदा है या बालू मृदा है या नई जलोढ़ मृदा है या पुरानी जलोढ़ मृदा है? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो बांगर के बारे में क्या आपने उत्तर बताया? पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर का क्या उत्तर होगा? नई जलोढ़ मृदा। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन पुरानी जलोढ़ मृदा था और प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नई जलोढ़ मृदा। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही होगा, नई जलोढ़ मृदा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दोनों प्रश्न इसलिए रखा साथ में कि खादर और बांगर के बारे में अच्छी तरह आप समझ लें। प्रश्न नंबर 13 देखिए, जिस मृदा का रंग काला होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस मृदा का रंग काला होता है उसे रेंगूर मृदा कहा जाएगा या काली मृदा कहा जाएगा या काली कपास मृदा कहा जाएगा या तीनों बातें कही जाएंगी? उत्तर देने का प्रयास करें। तो जिस मृदा का रंग काला होता है उसे रेंगूर मृदा भी कहते हैं, काली मृदा भी कहते हैं, काली कपास मृदा भी कहते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा भाई। ऑप्शन डी उपरयुक्त तीनों। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? प्रश्न नंबर 14 के बारे में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? ये लैटेराइट मृदा है या काली मृदा है या जलोढ़ मृदा है या लाल और पीली मृदा है? उत्तर बताने का प्रयत्न करें भाई। कौन सी मृदा भारत के विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? तो उस मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। लेटेराइट पे नहीं लगा देना भाई, काली पे नहीं लगा देना, लाल और पीली पे भी नहीं लगाना। आपका ऑप्शन सी सही होगा, जलोढ़ मृदा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ये पंजाब में की जाती है या हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में? सीढ़ीदार खेती भाई वहीं पे होगी जहां पर जमीन उबड़ खाबड़ होगी, उसको छोटे छोटे क्यारियों में बांध बनाकर खेती की जाएगी, सीढ़ीदार खेती बनाया जाएगा। तो ऐसा व्यवस्था उत्तराखंड में देखने को मिलती है। यहाँ पहाड़ी इलाके हैं, छोटे छोटे खेत, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, उन पर खेती की जाती है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही होगा, उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले भी रखा हूं, वहां भी आपको बताया था कि महाराष्ट्र में काली मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। पर अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं है तो आप गुजरात में लगाएं। उस प्रश्न में व्याख्या में मैंने आपको बताया। तो ये जम्मू कश्मीर नहीं, राजस्थान नहीं, झारखंड नहीं, महाराष्ट्र ऑप्शन में है नहीं, तो आपका उत्तर बी सही होगा। आपका ऑप्शन बी सही होगा, गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 17, कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन। आपको प्रश्न नंबर 17 का उत्तर बताना है। मानव निर्मित संसाधन कौन सा नहीं है भाई? कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है? प्रश्न को देखिए फिर से। कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? इंजीनियरिंग नहीं है या वन नहीं है या प्रौद्योगिकी नहीं है या मशीनें नहीं है?
तो मानव के द्वारा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मशीनें बनाई गई हैं। वन मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यही आपका ऑप्शन होगा। मानव निर्मित संसाधन वन नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन है। आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर बी सही होगा, वन। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद, जल या पश्चारण। प्रश्न नंबर 18 देखिए, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, क्या है भाई? पवन है या हिमनद है या जल है या पश्चारण है? उत्तर करने का प्रयत्न करें भाई। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है जल। आपका ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 19 देखें भाई, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन पूछ रहा, ये चट्टाने हैं या पशु हैं या पौधे हैं या मछलियां हैं? भाई मछलियां भी जैवीय संसाधन हैं, पौधे भी जैवीय संसाधन हैं, पशु भी जैवीय संसाधन हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा भाई? अजैवीय संसाधन है चट्टाने। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही होगा। चट्टानों में भाई कोई जीव नहीं, पशु पौधे मछलियां में जीव हैं, वो जैवीय संसाधन है, चट्टाने अजैवीय संसाधन है। चलिए इस प्रश्न का इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है भाई? उत्तर बताने का प्रयत्न करें। ये काली मिट्टी है या लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, बताने का प्रयास करें। चलिए हम बताते हैं, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि काली मिट्टी है। काली कपास मिट्टी आप पहले के प्रश्नों में व्याख्या में पढ़ चुके हैं। कपास काली मिट्टी में ज्यादा होता है। तो प्रश्न नंबर 20 के साथ ही हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।